फिल्म की शुरुआत एक तबाह शहर से होती है, जहां हर तरफ बर्बादी नजर आती है। पूरा शहर वीरान पड़ा है, कोई इंसान दिखाई नहीं देता क्योंकि वहां खतरनाक रेडिएशन फैल चुका है। इसी रेडिएशन ने सभी को मार दिया और जो कुछ गिने चुने लोग जिंदा बचे हैं, वे बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगले सीन में ऐना नाम की एक लड़की नजर आती है। वह एक सुरक्षा सूट पहनकर शहर में जरूरी सामान लेने जाती है। सामान लेने के बाद वह अपने घर लौटने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचती है, वह तुरंत अपना सूट उतार देती है। दरअसल ऐना जहां रहती है, वह पहाड़ों और जंगलों से घिरा होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित है। घर पहुंचने के बाद ऐना अच्छे से नहाती है और खुद को पूरी तरह साफ करती है, ताकि अगर उसके शरीर पर रेडिएशन हो भी तो वह हट जाए। इसके बाद वह सो जाती है। अगले दिन ऐना अपने डॉग के साथ जंगल में अपने लगाए हुए जाल को देखने जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता जो खाने लायक हो। तभी अचानक उसका डॉग भागने लगता है, तो ऐना भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। वह उसे खोजते हुए एक अजीब सी गाड़ी के पास पहुंचती है। तभी उसका डॉग किसी को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। ऐना छिपकर देखती है कि वहां एक आदमी एक सुरक्षा सूट पहनकर गाड़ी के पास आता है। उसका नाम जॉन होता है। जॉन अपनी मशीन से वहां रेडिएशन चेक करता है, लेकिन जब उसे वहां कोई रेडिएशन नहीं मिलती तो वह खुशी से चिल्लाने लगता है और अपना सूट उतार देता है। इसके बाद जॉन आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद ऐना उसकी गाड़ी के पास पहुंचती है, लेकिन तभी उसका डॉग उसे इशारे से वहां से चलने के लिए कहता है। ऐना उसके पीछे जाती है और देखती है कि जॉन एक झरने के नीचे नहा रहा है। ऐना घबराकर दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसे फौरन पानी से बाहर आने को कहती है। लेकिन जब जॉन ऐना के हाथ में गन देखता है, तो वह डरकर अपनी गन निकालकर ऐना पर तान देता है। ऐना उसे समझाती है कि वह उसे मारने नहीं आई, बल्कि उसकी मदद करने आई है। वह बताती है कि यह पानी शहर से आ रहा है और रेडियो एक्टिव है। यह सुनकर जॉन घबरा जाता है और जल्दी से पानी से बाहर आता है, लेकिन तब तक रेडिएशन उसकी बॉडी में फैल चुका होता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। जॉन जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और वहां से इंजेक्शन निकालता है, लेकिन वह खुद को इंजेक्शन नहीं लगा पाता। ऐना उसकी मदद करके उसे इंजेक्शन लगाती है और उसे अपने घर के पास ले जाती है। वहां वह उस पर साफ पानी डालकर उसे अच्छे से धो देती है, ताकि उसके शरीर से रेडिएशन हट जाए। इसके बाद ऐना जॉन को घर के अंदर ले आती। जॉन की तबीयत अभी भी काफी खराब होती है। अगले दिन ऐना उसके लिए दवाई लाकर देती है, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती जाती है। इसके बावजूद ऐना उसकी देखभाल करती रहती है। रात को ऐना जॉन को देखने आती है, तो देखती है कि उसे तेज बुखार है और वह तड़प रहा है। वह तुरंत उसे ठंडे पानी की पट्टियां करती है, लेकिन फिर भी उसकी हालत नहीं सुधरती। अगले दिन भी जब जॉन को होश नहीं आता, तो ऐना परेशान हो जाती है और सच्चे दिल से उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करती है। ऐना की दुआ कबूल हो जाती है और धीरे धीरे जॉन की तबीयत ठीक होने लगती है। शाम को ऐना घर के बाहर जॉन के साथ बैठकर बातें करती है। वह जॉन को एक फोटो एल्बम दिखाती है, जिसमें उसके भाई की तस्वीर होती है। ऐना बताती है कि वह यहाँ अपने पिता और भाई के साथ रहती थी, लेकिन रेडिएशन के कारण उसके पिता की मौत हो गई। फिर एक दिन उसका भाई जरूरी सामान लेने गया और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। उसे नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं। ये सुनकर जॉन भी दुखी हो जाता है और गहरी नजरों से ऐना को देखने लगता है। अगले दिन जब ऐना खेत में काम कर रही होती है, तो जॉन उसके पास आता है और पूछता है, तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, तो फिर तुम इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? ऐसे हाथ से क्यों खेती कर रही हो? यह सुनकर ऐना जवाब देती है, ट्रैक्टर चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। यह सुनकर जॉन कहता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गैस स्टेशन है, हम वहां से फ्यूल ला सकते हैं। ऐना कहती है, लेकिन वहां कोई काम करने वाला नहीं है जो मुझे फ्यूल दे सके। इस पर जॉन कहता है, तुम इतने समय से यहाँ रह रही हो, फिर भी फ्यूल नहीं ला सकी? ऐना जवाब देती है, फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द कहीं ना कहीं से फ्यूल ले आऊंगी। इसके बाद ऐना फ्यूल लेने जाती है और उसे कैन में भर लेती है। दूर से जॉन उसे ऐसा करते हुए देखता है। घर लौटने के बाद ऐना काफी खुश होती है और जॉन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, अकेले रहने के कारण मेरे दिमाग से यह बात ही निकल गई थी कि मैं खुद जाकर फ्यूल ला सकती हूँ। इस पर जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अकेले रहने से ऐसा ही महसूस होता है। मैं भी बहुत समय तक एक बंकर में अकेला रहा था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ठहर गई हो। फिर जॉन बताता है, असल में मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बंकर से बाहर निकलूंगा और आजाद जिंदगी जीऊंगा। इसलिए मैंने अपने लिए वह अजीब सी गाड़ी और सुरक्षा सूट खुद ही बनाया, ताकि मैं बाहर जा सकूं। अगले दिन ऐना मछली पकड़ रही होती है और एक मछली पकड़ भी लेती है। बाद में वह उसे पकाकर जॉन के साथ खाती है और दोनों मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। खाने के दौरान ऐना जॉन को बताती है, पहले मेरे पास जनरेटर था, लेकिन अब वो खराब हो चुका है और काम नहीं करता। ये सुनते ही जॉन तुरंत जनरेटर चेक करने जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। फिर वह ऐना के साथ वाटरफॉल के पास जाता है, जहां उसके दिमाग में एक आइडिया आता है।
वह ऐना से कहता है, हमें लकड़ियों का एक बड़ा व्हील बनाना होगा। जब इस वाटरफॉल का पानी उस पर गिरेगा तो वह घूमने लगेगा और इससे जनरेटर ऑन हो जाएगा। जॉन का यह आइडिया ऐना को भी पसंद आता है और वह खुश हो जाती है। दोनों घर आकर लकड़ियों का इंतजाम करने की सोचने लगते हैं। इस पर जॉन ऐना से कहता है, हम चर्च की लकड़ियों से एक बड़ा व्हील बना सकते हैं। लेकिन ऐना मना कर देती है और कहती है, जब मैं अकेली थी तब यही चर्च मेरा सहारा था। ये सुनकर जॉन ऐना को समझाने की कोशिश करता है, अगर तुम दिल से प्रार्थना करोगी तो तुम्हें चर्च जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी ऐना तैयार नहीं होती और इसलिए जॉन जनरेटर को ठीक करने के बारे में सोचना बंद कर देता है। बाद में ऐना खेती करने चली जाती है और जॉन एक वीरान सुपरमार्केट में पहुंचता है। वहां उसे शराब की कुछ बोतलें मिलती हैं और वह वहीं बैठकर पीने लगता है। थोड़ी देर बाद ऐना वहां पहुंचती है और जॉन को देखती है। जॉन ऐना को देखकर और ज्यादा शराब पीने लगता है और नशे में चूर हो जाता है। ऐना जैसे तैसे उसे घर ले आती, लेकिन जॉन उस पर चिल्लाने लगता है। इससे ऐना उदास और नाराज होकर वहां से चली जाती। अगली सुबह जॉन ऐना के लिए नाश्ता लेकर आता है और पिछली रात के अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। ये सुनकर ऐना कहती है, इट्स ओके, मैं नाराज नहीं हूँ, रिलैक्स हो जाओ। रात के सीन में दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं। अचानक ऐना बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना उसकी एक नहीं सुनती और नशे में धुत हो जाती है। नशे में होने की वजह से ऐना होश खो देती है और बिना सोचे समझे जॉन को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। लेकिन जॉन उसे समझाते हुए कहता है, अभी हमारे पास और भी कई परेशानियां हैं, हमें शादी के बारे में बाद में सोचना चाहिए। ये सुनकर ऐना मान जाती है। अगले दिन ऐना अपने डॉग के साथ जंगल में होती है। तभी अचानक उसका डॉग भागकर एक अजनबी आदमी के पास रुक जाता है। उस आदमी का नाम कैलब होता है और वह देखने में बीमार और कमजोर लग रहा होता है। वह ऐना से पानी मांगता है। ऐना उसकी मदद के लिए उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन जैसे ही वे घर के पास पहुंचते हैं, जॉन कैलब पर गन तान देता है। ऐना उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, इसे कुछ मत करना, इसे बस पानी चाहिए। फिर ऐना कैलब को पानी देती है। कैलब उन्हें बताता है, मैं कुछ दूरी पर बनी एक गुफा में अपने साथियों के साथ रह रहा था, लेकिन रेडिएशन की वजह से वे सब मर गए। अपनी जान बचाने के लिए मैं वहां से भाग आया। क्या मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूँ? इस पर जॉन उसे घर के बाहर रहने की इजाजत दे देता है, लेकिन ऐना कहती है, हमें कैलब को घर के अंदर ही रखना चाहिए। इसके बाद वह उसे घर के अंदर ले आती है। खाने के दौरान कैलब जॉन से सवाल करता है, तुम इस तरफ कैसे आए? यह सुनकर जॉन कहता है, असल में मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तभी वहां से एक लड़का भागता हुआ आया। वह बहुत छोटा था और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। वह मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडिएशन की वजह से उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। कुछ ही देर में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं उसे वहीं छोड़कर यहाँ आ गया। खाने के बाद ऐना कैलब को उसका कमरा दिखाती है। ये देखकर जॉन ऐना से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अभी कैलब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। ये सुनकर ऐना नाराज होकर कहती है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो जॉन, और हाँ, तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, वह जो रेडिएशन से इफेक्टेड था, जिसे तुम अकेला छोड़कर यहाँ तक आ गए। जॉन धीरे से कहता है, ऐना, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा शायद तुम यह बात सहन नहीं कर पाओगी। ऐना उदास होकर कहती है, मैंने अपने पिता को खो दिया और मेरा भाई भी गायब हो गया। इतने बड़े नुकसान ने मुझे मजबूत बना दिया है। मैं सुन सकती थी जॉन। ऐना की यह बात सुनकर जॉन भारी मन से सच बताता है, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई ही था और मैंने उसे गोली मार दी। यह सुनते ही ऐना अंदर से टूट जाती है और रोने लगती है। जॉन उससे माफी मांगता है, लेकिन इस बार भी ऐना उसे माफ कर देती है। अगले दिन जॉन कैलब के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। वहां वे एक शुतुरमुर्ग का शिकार करके उसे घर ले आते हैं। रात में वे शुतुरमुर्ग का मांस पकाकर डिनर करते हैं। इसी दौरान वे फिर से व्हील को बनाने की बात करने लगते हैं। कैलब जॉन से कहता है, व्हील बनाने के लिए हमें चर्च को नहीं तोड़ना चाहिए। प्रे करने के लिए चर्च एक अच्छी जगह है और हमें इसका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन इस बार ऐना जॉन से कहती है, तुम जो ठीक समझते हो वही करो, मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। ऐना की बात सुनकर जॉन चर्च को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वे तीनों चर्च को तोड़कर लकड़ियां निकालते हैं और व्हील बनाने में लग जाते हैं। इस दौरान ऐना और कैलब एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। ये देखकर जॉन को अच्छा नहीं लगता। उसे यह बात अंदर ही अंदर बुरी लगने लगती है। इसलिए जॉन ऐना को अपने पास बुलाकर कहता है, तुम जो कर रही हो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें पूरा हक है कि तुम जिसके साथ रहना चाहो उसके साथ रह सकती हो, चाहे वह मैं हूं या फिर कैलब। ये सुनकर ऐना कहती है, जॉन, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद ऐना रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन उनका आधा व्हील बनकर तैयार हो जाता है।
इस खुशी में रात को वे सभी कैंडल लाइट डिनर करते हैं। इसके बाद वे तालाब के पास एंजॉय करने जाते हैं। वहां वे तीनों तालाब में उतरकर एक गेम खेलते हैं। इसमें कैलब एक बोतल को पानी में नीचे फेंक देता है और अब एना और जॉन को बारी बारी से उसे ढूंढना होगा। पहले जॉन जाता है, लेकिन उसे बोतल नहीं मिलती। इसके बाद एना पानी में उतरती है और थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहती है, मुझे बोतल मिल गई थी, लेकिन वो मेरे हाथ से छूट गई। एना की इस बात पर कैलब को यकीन नहीं होता, इसलिए वह खुद एना के साथ बोतल को चेक करने के लिए पानी में उतर जाता है। ये देखकर जॉन को अंदर ही अंदर बुरा लगता है। जब एना और कैलब पानी से बाहर आते हैं तो जॉन अचानक एना से कहता है, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ, हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद वे दोनों डिस्कशन करने के लिए कमरे में चले जाते हैं, लेकिन शराब पीने की वजह से जॉन बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है और वहीं सो जाता है। ये देखकर एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह कैलब के पास चली जाती है और उसके साथ टाइम गुजारने लगती है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर एना बैठी होती है, तभी कैलब आकर उसके पास बैठ जाता है। जॉन यह देखकर फिर से अजीब महसूस करता है, लेकिन इस बार उसे कुछ गड़बड़ लगती है। हालांकि एना ज्यादा देर वहां नहीं रुकती और खुद ही वहां से चली जाती है। इसके बाद जॉन और कैलब व्हील के आखिरी काम को पूरा करने के लिए निकलते हैं। जॉन कैलब से कहता है, तुम्हारे आने से मैं और एना पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर कैलब हंसते हुए जवाब देता है, जॉन, तुमसे झूठ बोला नहीं जाता और जब तुम झूठ बोलते हो तो पकड़े जाते हो। सच तो यह है कि तुम चाहते थे कि मैं यहाँ कभी आता ही ना। यह सुनकर जॉन कोई जवाब नहीं देता। अब वे दोनों व्हील बनाने का आखिरी काम पूरा करते हैं और आखिरकार व्हील पूरी तरह तैयार हो जाता है। अपनी मेहनत को पूरा होते देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी कैलब सूट पहनकर रस्सी के सहारे ऊपर आ रहा होता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है। जॉन फौरन रस्सी पकड़कर उसे बचा लेता है, पर जब कैलब दोबारा फिसलता है तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इस बार कैलब जॉन की आंखों में अपने लिए नफरत देखता है। वह समझ जाता है कि इस बार जॉन उसे बचाने वाला नहीं है, जिसके बाद ये सीन कट होता है। अब इसके बाद जॉन अकेले घर लौटता है। घर पहुंचने पर एना उसके सामने एक सच कबूल करती है। वह कहती है, कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नशे में थी, मुझे कुछ होश नहीं था और इसी वजह से मैंने कैलब के साथ वक्त बिताया। प्लीज मुझे माफ कर दो। जॉन शांत लहजे में जवाब देता है, कोई बात नहीं एना, मैंने तुम्हें माफ किया, रिलैक्स हो जाओ। इसके बाद वह बताता है, कैलब हमारा सूट लेकर चला गया है। इतने दिन हमारे साथ रहने के लिए उसने शुक्रिया कहा और चला गया। यह सुनकर एना घबरा जाती है। अब उसे जॉन पर शक होने लगता है। वह फौरन बाहर जाकर देखने लगती है, लेकिन वहां कैलब कहीं नहीं होता। अब एना उदास हो जाती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जॉन ने ही कैलब के साथ कुछ किया है। कुछ दिन बाद एना उदासी में कुछ और दिन गुजारती है। फिर एक दिन अचानक उसके घर में लाइट आ जाती है, क्योंकि जॉन ने घर की वायरिंग को जनरेटर से जोड़ दिया था और जनरेटर को व्हील की मदद से चला दिया था। यह देखकर एना बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन एना कुछ सामान लेने के लिए अपने घर के स्टोर में जाती है। वहां उसे एक पियानो दिखाई देता है। असल में यह पियानो पहले चर्च में हुआ करता था, लेकिन चर्च को तोड़ने के बाद जॉन ने इसे यहाँ रख दिया था। अब एना पियानो बजाने लगती है। तभी जॉन भी वहां आ जाता है, लेकिन इस बार एना जिस नजर से जॉन को देख रही होती है, उससे साफ पता चलता है कि उसे सब कुछ समझ आ गया है। यानी अब उसे यकीन हो चुका है कि जॉन ने ही कैलब को मारा है। अब एना का जॉन पर से भरोसा भी पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसी दुख में एना उदास होकर पियानो बजाने लगती है। जॉन चुपचाप वहीं खड़ा एना की इस दर्द भरी धुन को सुनता रहता है और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।